जो हम लोगों ने इथिकल क्लियरेंस का फॉर्म लिया, और प्रोबेबली सिर्फ इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक टू एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी पर्टिकुलर पॉइंट हम डिस्कस किए अभी तक का पॉइंट जो भी डिस्कस किया था, वो सारे लगभग एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी कोर्स में वो आते हैं सारे पॉइंट्स। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी यहाँ पे आ रहा है, मान लो यदि हमने ले ही लिया, कोई भी फॉर्म उठा लिया एथिकल का डिस्कस करने के लिए, तो वी कैन लुक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाओ तो उनके एथिकल क्लियरेंस के फॉर्म्स और उनका कॉलम जो हो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये भी पर्टिकुलर कॉलम आए उनके लिए, सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग टू टीच और समबडी एल्स इज जस्ट लिसनिंग और स्टडिंग दिस मटेरियल्स, ठीक है। तो उसके लिए भी यूजफुल होएगा, कि आपके लिए भी यूजफुल होएगा कि कल होकर के वंस यू आर गोइंग टू द एकेडमिक्स और if you start guiding your juniors, तो आपको भी चीज़ें पता होनी चाहिए। So having little bit just like extra knowledge, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो हार्मफुल है, लेकिन थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ा ठीक है इन द सेंस कि नॉलेज का भी वो एक ने वो है, आप जितना लेते हो उतना ही देना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मान लो कि आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो नॉलेज एंड इफ यू आर नॉट टीचिंग इट आउट, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। मतलब हर जगह पे बैलेंस होना चाहिए, जितना आ रहा है, जितना इनपुट है उतना आउटपुट, तब जाकर के जैसे बॉडी जो है वो पूरा का पूरा मेंटेन रखेगी। उसी से थॉट का भी है, जो आ रहा है वो निकल जाना चाहिए इन सम फॉर्म और अदर। प्रोसेस करो, जितना ज़रूरी है उसको रखो, न्यूट्रिएंट्स जैसे बॉडी जो है उन चीज़ों को ले लेती है और बाकी को एक्सक्रीट कर देती है, एलिमिनेट कर देते हैं। सेम वे द थॉट ऑल्सो, सम नॉलेज इंफॉर्मेशन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड। एनीवे, नाउ यहाँ पे है प्लान्स टू विथड्रॉ द स्टैंडर्ड थेरेपी ऑफ इन रिसर्च। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है बेसिकली, सपोज आप कोई एक नया ट्रायल कर रहे हो, ठीक है, उस केस में कोई पेशेंट ऐसा होगा जो जिसको आपने इनरोल किया, पहले से ऑलरेडी कोई स्टैंडर्ड मेडिसिन है जो वो ले रहा है, वो कंफर्टेबल है उससे, तो वो जब हटाओगे तब दूसरा वाला ड्रग दोगे जो आप करना चाह रहे हो, तभी उसका इफेक्ट देख पाओगे। तो आपका प्लान क्या है, प्लान्स टू विथड्रॉ स्टैंडर्ड थेरेपी इन रिसर्च, आपकी क्या प्लानिंग है, उससे रिलेटेड बात लिखनी है। और यहाँ पे कैच भी है, यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे रिव्यू होएगा कि उसको हटाने के बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या वो मैनेजमेंट इथिकल है या नहीं, आप समझ रहे। जैसे मान लो कि मैं कोई ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा हूँ और आपने मेरी मेडिसिन बंद कर दी, आप एक नया ट्रायल कर रहे हो सकता है कि उसके मेरे ऊपर कंसिक्वेंसेस भी हों, आई वॉज कम्फर्टेबल ऑलरेडी, या लिटिल बिट मेरे में सुधार हो रहा था। आपका जो नया ट्रायल आ रहा है उसको लेते मैं एग्रीवेट हो, मेरा प्रॉब्लम जो है एग्रीवेट भी हो सकता है, सब्सिडाइज भी हो सकता है। तो चलो ठीक हो रहा हूँ तो अच्छा है, लेकिन यदि एग्रीवेट हो रहा है तो मेरे लिए तो नुकसान है ना, समथिंग लाइक दिस। सो आपको सारे प्लस माइनस सोच करके जो भी है वेल थॉट आपको रिप्लाई करना है। प्लान्स फॉर प्रोविजन ऑफ कवरेज ऑफ मेडिकल रिस्क, इसमें क्या है कि जब भी मान लो जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ तो इंटरवेंशन करोगे अपने रिसर्च में, तो उसमें कोई मेडिकल रिस्क इन्वॉल्व है क्या। जैसे मान लो कि पेट सीटी का स्कैन होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, गामा कैमरा कर लेना, स्पेक्ट गामा कैमरा, उस पर स्कैन होगा, ऑटो कंट्रोलिंग फेल हो जाए, क्या होगा, मान लो बीच में फेल हो गया, क्या होगा, आप सोच सकते हो, स्मैश कर दो। इसीलिए हमेशा क्या बोलते हैं लोग, जब ये स्टडी चल रही है यहाँ से उठ के नहीं जाना है, यहाँ बैठना है, यू हैव टू वॉच,
अनइथिकल हो सकता है, हमें थोड़ा ना पता, मशीन है ना, कभी भी कंप्यूटर देखते हो, रोज काम करते हैं, एकदम से सडनली नेक्स्ट डे आओ ऑन करो, ऑन होते ही, सो इट माइट गो रॉन्ग वे। ठीक है, सो आपको ऑल मेडिकल रिस्क जो है सोचने हैं और सोच समझ करके आंसर करने हैं। क्या बताना चाहते हो, क्या डिस्क्लोज करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, वो आपका चॉइस हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बातें नहीं बतानी होती है, वो ये रिस्क ले करके चलना होता है कि ये बात बताएंगे तो और क्वेश्चन उठेगा, तो हमें इतनी बात बतानी है, यदि उसके बाद भी रिजेक्शन आए, क्लेरिफिकेशन किसी को चाहिए, तब हम जा करके ओपन करेंगे। ठीक है, सो टेक योर डिसीजन कि कैसे आपको करना है, बट आपको पता होता है, जैसे हम भी पेपर कोई सबमिट करते हैं चाहे कुछ भी, तो पता है हमें कि ये यहाँ पे आ सकता है, क्वेरी आएगा तो हम जवाब मुझे ये बनाना है, ऑलरेडी मेरे पास पता है कि मुझे क्या लिखना है। ठीक है, जानबूझ करके आपने नहीं बताया वो चीज़। हो सकता है कि बाकी कमेटी को चीज़ें पता हो, आपको लग रहा है वो चीज़ें इम्पोर्टेंट, लेकिन किसी कमेटी मेंबर को नहीं पता होगा, अपने आप रेज कर लेगा वो क्लेरिफिकेशन डाल कर, तो वहाँ पे जवाब दे देंगे, मेरा थ्रू हो जाएगा। सो टेक योर ओन डिसीजन। उसके बाद है कि हाउ यू विल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन द सब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना होता है कि पेशेंट का नाम, बहुत सारे ऐसे, मैं मान लो कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसका एक पर्सनल मैटर है बेसिकली, और यहाँ पे इथिकल चीज़ें आती हैं। आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, आप उसका ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में जनरल डिस्कशन कहीं नहीं करोगे, उसका नाम रिवील करोगे, उसके बारे में सारी कम्युनिटी को बताओगे। नो, दिस इज नॉट द इथिकल थिंग। बिना उसके परमिशन के उसकी चीज़ें रिवील दूसरे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की बात करी जा रही है। तो किसी पेशेंट का स्कैन हम दिखा भी रहे हैं तो उसकी आईडी वो किसका है, वो चीज़ रिवील नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होगा, जो रिसर्च में खुद उस ग्रुप में है और वहाँ पे रिवील करने की ज़रूरत है, कि जैसे मान लो कि क्लिनिकल हिस्ट्री के लिए एज चाहिए उसको, फीमेल मेल आइडेंटिटी क्या थी, या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड वर्क चाहिए डिसीजंस लेने के लिए क्लिनिशियन को, तो वहाँ पे तो आपको रिवील करना पड़ेगा। लेकिन उस कमिटी से बाहर जो लोग उसमें हैं रिसर्च से, उससे बाहर नहीं जाएगी बात, उसको कैसे मेंटेन करोगे, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग हियर। सो थिंक लाइक दिस एंड देन रिप्लाई। ठीक, उसका जवाब ऐसे बनाना है, सोच कर। उसके बाद बोला कि वेदर एनी वर्क ऑफ द थीसिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड और नॉट। यहाँ पे एक कैच हो सकता है और इसका बेनिफिट भी है। हो सकता है कि सिमिलर टाइप का कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट रन कर रहा हो और आप उसके एक्सटेंशन पे काम कर रहे हो। एक्सटेंशन इन द सेंस कि जैसे मान लो कि कोई सीनियर स्टूडेंट है या डिपार्टमेंट में कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका आपको क्लियरेंस ऑलरेडी मिल चुका है, और उसी में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहते हो। जैसे मान लो कि डेटा कलेक्ट हो गया एंड यू वांट टू डू सम प्रोसेसिंग, समझ गए, यू वांट टू डू समथिंग, डेटा को प्रोसेस करके, मे बी लाइक आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, कुछ समथिंग लाइक दिस, एक्स्ट्रा कोई पैरामीटर कंटिन्यू करना चाहते हो, उस समय पे नहीं कलेक्ट हुआ, आज के बाद से ये भी कलेक्ट करेंगे, समझ गए। जो लिमिटेशंस नहीं होता है कि एक साल तक काम किया, उसके लिमिटेशंस ये थे, ये पॉइंट पे ध्यान नहीं रहा, लेकिन ये साल भर काम करने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है विच नीड्स टू बी कलेक्टेड। अब एक्स्ट्रा जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो उसके लिए भी आपको एथिकल क्लियरेंस चाहिए, तो आप उसका जब रेफरेंस दोगे तो यहाँ मेंशन करोगे कि यस, कुछ पार्ट जो है चल रहा है, ये एथिकल का अप्रूवल का नंबर है और एक्स्ट्रा एडिशन हम ये कर रहे हैं, इसलिए मुझे इसका क्लियरेंस चाहिए। तो ये क्लियरेंस फटाफट हो भी जाएगा, समझ गए, कि ऑलरेडी है, उसी का कंटिन्यूएशन है, इसमें देखने की जरूरत है। एक बार वो क्या करेंगे, वो फाइल चेक कर लेंगे, बोलेंगे एक बार चेक करो, ये नंबर ऑलरेडी दिया है हमने, उसमें कुछ क्वेरी तो नहीं थी, ये तो ऐसे ही अप्रूव। ठीक है, कॉस्ट इन्वॉल्व में मतलब ये क्यों पूछ रहे हैं
कॉस्ट इन्वॉल्व में कि जो पेशेंट स्टडी करोगे उसके ऊपर कुछ कॉस्ट आने वाला है क्या, ठीक है। और यदि उसके ऊपर कोई कॉस्ट आने वाला है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्योंकि आपका तो रिसर्च ट्रायल है, उसका पैसा कहाँ से दोगे, एक्स्ट्रा आप करवा रहे हो ना चीज़ें, ठीक है। कॉस्ट कई तरह का होता है, बेनिफिट, रिस्क भी कॉस्ट ही है, फाइनेंशियल कॉस्ट है, फिजिकल डैमेज हो सकता है, क्या क्या चीज़ है, बट मोटा मोटी यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट की बात देखनी है और आगे पीछे के कॉलम्स देख लेने हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। बट मोर जनरल कॉस्ट मीन्स फाइनेंशियल कॉस्ट, कुछ उसके ऊपर इनकर करने वाला है क्या, सो दैट व्हाट यू हैव टू डू एंड फिर, ठीक है।